हाँ जी। तो पिछली क्लास में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री देखा था हम लोगों ने। टुडे विल सी सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में difference between crystalline solids and amorphous solids. Solids can be of two types: crystalline solids and amorphous solids. Crystalline solids, they have long range order of their constituent particles. इनमें constituent particles का long range ordered arrangement होता है. Amorphous solids में they have short range order. इनमें रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल होता है, और अगर अरेंज ऑर्डर होता भी तो काफी शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है. जैसे ग्लास में कहीं कहीं पर ऑर्डरनेस आने लगती है. ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज रहते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ऑर्डर आ जाता है तो उस जगह पर ग्लास ओपेक हो जाता है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स एक रेंज में होते हैं. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रॉपिक है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में मेजर करने पर अलग अलग आती है. एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसकी प्रॉपर्टी लेंथ वाइज अलग आएगी, ब्रेड्थ वाइज अलग आएगी. एमॉर्फस सॉलिड्स आइसोट्रॉपिक होते हैं. प्रॉपर्टीज आर डायरेक्शन इंडिपेंडेंट. प्रॉपर्टीज की वैल्यू डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दे डेवलप्स स्मूथ क्लीवेज प्लेन्स. इनमें स्मूथ क्लीवेज प्लेन्स जनरेट होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर प्लेन्स जनरेट होते हैं. एमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर प्लेन्स जनरेट होते हैं. तो ये क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन है. लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट के कारण ये सारी बातें समझाई जा सकती हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पार्टिकल्स का ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होने से ऐसा क्यों होता है. ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल जब रहे तब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, और जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं तो सब जगह एक जैसा फोर्स होने से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पूरा मेल्ट हो जाता है. वीडियो सभी को प्रॉपर दिखाई दे रहा है? हैंड रेस करके बताइए. जितने लोगों को वीडियो ब्लर दिखाई दे रहा है ये उनकी प्रॉब्लम है, बिकॉज मैंने भी यहाँ पर मेरे मोबाइल से लॉगिन कर रखा है, उसमें भी वीडियो क्लियर दिख रहा है. इट इज नॉट ब्लर्ड. क्लियर है काफी. तो आपका नेट स्पीड की प्रॉब्लम है. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, या फिर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रहता है. जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ब्रेक करते हैं तो एक पॉइंट के सारे पार्टिकल अलग हट जाते हैं. मींस जब क्लीवेज स्टार्ट होता है तो यहां से तो ये सारे पार्टिकल एक प्लेन बना देते हैं, ये सारे पार्टिकल एक प्लेन बनाते हैं, और एक स्मूथ प्लेन जनरेट होता है. एमॉर्फस सॉलिड्स में स्मूथ प्लेन जनरेट नहीं होता, वो इस प्रकार से पार्टिकल्स अलग हट जाते और इरेगुलर प्लेन्स जनरेट होते. क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
कैन बी ऑफ 4 टाइप्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स 4 प्रकार के होते हैं, इस बेसिस पर कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स है तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स एंड metallic crystals. Crystalline solids will be of 4 types: covalent crystals, molecular crystals, ionic crystals and metallic crystals. कोवेलेंट क्रिस्टल्स में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयनिक क्रिस्टल्स में कैटायंस और एनायंस होते हैं, मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटल एटम्स होते हैं। कोवेलेंट क्रिस्टल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्सेस होते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स में वान डर वाल फोर्सेस हो सकते हैं। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। पोलर मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स डायपोल फोर्सेस रहेंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्सेस रहेंगे, जैसे आइस पोलर क्रिस्टल है। नॉन पोलर, इनमें वान डर वाल फोर्स रहेंगे। आयनिक क्रिस्टल्स में कैटायंस और एनायंस रहते हैं और इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे। मेटालिक क्रिस्टल्स में मेटालिक बॉन्ड रहता है। एग्जाम्पल्स इनके याद रखने चाहिए, खासतौर से एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं। तो कोवेलेंट क्रिस्टल्स एग्जाम्पल डायमंड, ग्रेफाइट, दे आर द कोवेलेंट क्रिस्टल्स। मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स में पोलर में आइस हो जाएगा, नॉन पोलर में सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस हो जाएगा। आयनिक क्रिस्टल्स में NaCl, KCl वगैरह हो जाएंगे। मेटालिक क्रिस्टल्स में सारे मेटल्स हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट, कोवेलेंट क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा, बिकॉज एक कोवेलेंट नेटवर्क जब कोवेलेंट बॉन्ड से बनेगा तो बेहद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनेगा। तो कोवेलेंट क्रिस्टल का सबसे ज्यादा रहेगा, उसके बाद मेटालिक क्रिस्टल्स का रहेगा, उसके बाद में आयनिक का रहेगा और सबसे कम मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स का रहेगा। उनमें भी पोलर का ज्यादा रहेगा, नॉन पोलर का सबसे कम रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स में जनरल टर्म्स जो यूज की जाती है, लैटिस, किसी लैटिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसकी यूनिट सेल इस्तेमाल करते हैं। अगर आपके पास में एक लैटिस है तो इस लैटिस में पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हैं, इस पूरे लैटिस की ये एक यूनिट सेल है। तो किसी लैटिस की यूनिट सेल को डिफाइन करने के लिए उसके पैरामीटर बताए जाएंगे। तो किसी यूनिट सेल की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को ABC से बताते हैं। तो यूनिट सेल पैरामीटर्स, ABC and alpha, beta, gamma are the unit cell parameters. ABC ये लेंथ है, अल्फा एंगल, इंटरफेशियल एंगल ये वाला है, बीटा और ये गामा हो जाता है। अल्फा, बीटा, गामा तीनों कोई भी एंगल लिए जा सकते हैं। तो यूनिट सेल को हम डिफाइन कर देते हैं सेल पैरामीटर से। द यूनिट सेल हैविंग सेल पैरामीटर A = B = C
alpha equal to beta equals to gamma equals to 90 degree is a cubic unit cell, but A equal to B not equal to C is alpha beta gamma 90 degree is also cuboid. ये एक क्यूबॉइड रहेगा और इस टाइप की एक यूनिट सेल बन जाएगी जिसमें A इक्वल टू B इक्वल टू C है, अल्फा बीटा गामा A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C है, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यूनिट सेल पैरामीटर्स कितने प्रकार के लैटिस बनाए जा सकते हैं? इन यूनिट सेल पैरामीटर्स के बेसिस पर कितने प्रकार के लैटिस बनाए जा सकते हैं? एबीसी अल्फा बीटा गामा के जितने वैलिड सेट होंगे जो आपको रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिएट करके दे सकते हैं, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट। एबीसी अल्फा बीटा गामा के जितने बेसिक सेट बन सकते हैं जिनसे आप एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट क्रिएट कर सकते हो, दे आर कॉल्ड क्रिस्टल हैबिट्स। तो देयर आर 7 बेसिक क्रिस्टल हैबिट्स, 7 क्रिस्टल हैबिट होती है। क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, also called trigonal, hexagonal, monoclinic, and triclinic। ये 7 बेसिक क्रिस्टल हैबिट होती हैं। इन हैबिट्स के सेल पैरामीटर क्यूबिक के A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90। टेट्रागोनल में A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C बट अल्फा गामा आर 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक में A इक्वल टू A नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो शुरू की जो 3 क्रिस्टल हैबिट रखी है ये तो ऐसी है जिनमें एंगल्स 90 डिग्री के ही है, एबीसी बदल रहे हैं। रोम्बोइड्रल में फिर से एबीसी का वही सेट फॉलो हो जाता है, A इक्वल टू B इक्वल टू C, फिर ये अलग हुआ, फिर ये दोनों अलग हुए, A इक्वल टू B इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो रोम्बोइड्रल में A इक्वल टू B इक्वल टू C हो जाता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, एक एंगल लेकिन अलग रहता है। हेक्सागोनल उसके सेल पैरामीटर में एबीसी का सेट ही आएगा सेकंड नंबर का यहाँ पर। तो A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल्स टू 120 डिग्री। ये हेक्सागोनल यूनिट सेल हो जाती है। तो जब आप हेक्सागोनल यूनिट सेल देखते हैं तो वो इस टाइप की रहती है, जिसमें A इक्वल टू B है, नॉट इक्वल टू C है, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है, मगर ये जो नीचे एंगल है ये 120 डिग्री का है। मोनोक्लिनिक, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा बट नॉट इक्वल टू गामा, अल्फा बीटा इक्वल रहते हैं, एक एंगल अलग रहता है तो ये एक एंगल बदल जाता है, दिस इज मोनोक्लिनिक। एंड A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा,
नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा अलग रहते हैं, प्लस कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा। सर जो रोम्बोहेड्रल था उसमें एनसीईआरटी में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 दिया था। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा और तीनों नॉट इक्वल टू 90। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनों नॉट इक्वल टू 90 रहेंगे। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अल्फा, ये तीनों भी सेम रहेंगे क्योंकि इसी को ये क्यूब था, इसको हमने प्रेस किया। ठीक है, अभी इसको ऐसा कर लो। बट एनसीईआरटी के अलावा भी और देखना चाहिए, वहां पर इसको चेक करेंगे। तो क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट्स, क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट की जो यूनिट सेल रहेगी उसके सेल पैरामीटर से हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो इस टाइप की रहेगी। लेकिन अगर पार्टिकल्स का बेसिक अरेंजमेंट क्यूबिक है तो भी 4 प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट्स जिसमें केवल एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस कॉर्नर पर प्रेजेंट है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें एटम, मॉलिक्यूल या आयन कॉर्नर के अलावा बॉडी के एक सेंटर में भी प्रेजेंट है। इसका सेल पैरामीटर क्यूबिक के हैं, इसके सेल पैरामीटर भी क्यूबिक के हैं, मगर इससे जनरेट होने वाला लेटिस अलग बनेगा, इससे जनरेट होने वाला लेटिस अलग बनेगा। तो सेम क्रिस्टल हैबिट में अलग अलग प्रकार के लेटिस बनते हैं। ईच पॉसिबल लेटिस इज कॉल्ड अ ब्रेविस लेटिस। हर एक पॉसिबल लेटिस ब्रेविस लेटिस कहलाता है। तो क्यूबिक यूनिट सेल में या किसी भी क्रिस्टल हैबिट में 4 प्रकार की यूनिट सेल बन सकती हैं जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देंगी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ये चारों एक एक लेटिस बनाएंगी। तो क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट में 4 लेटिस हो सकते हैं। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस और एंड सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस। इस प्रकार से 7 प्रकार की क्रिस्टल हैबिट होती है। क्रिस्टल हैबिट में 4 प्रकार के ब्रेविस लेटिस बन सकते हैं, तो टोटल 28 टाइप के ब्रेविस लेटिस बन सकते थे, लेकिन टोटल ब्रेविस लेटिस 14 टाइप के बनते हैं। बिकॉज क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट में ये 3 प्रकार की क्रिस्टल हैबिट्स माने जाए कि ये वैलिड है। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ये 3 यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन जो एंड सेंटर्ड क्यूबिक रहती है इसको क्यूबिक में नहीं मानते हैं। एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो रहती है, अगर इसको रिकर करके पूरा लेटिस बनाए तो वो एंड सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस बेसिकली सिंपल टेट्रागोनल दिखेगा। तो सिंपल टेट्रागोनल, बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल लेटिस माना जाता है। तो सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, एंड सेंटर्ड क्यूबिक और सिंपल टेट्रागोनल आर द सेम लेटिस। तो एक को हटाना पड़ेगा क्लासिफिकेशन में से। इसी प्रकार से टेट्रागोनल में 2 ही प्रकार की यूनिट सेल पॉसिबल रहेंगी। ऑर्थोरोम्बिक में सिंपल ऑर्थोरोम्बिक, बॉडी सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फेस सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक और एंड सेंटर्ड ऑर्थोरोम्बिक, ये चारों पाई जाती हैं। फिर रोम्बोहेड्रल में सिंपल रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल में सिंपल हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक में सिंपल मोनोक्लिनिक और एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, और ट्राइक्लिनिक में सिंपल ट्राइक्लिनिक। तो 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 प्रकार के ब्रेविस लेटिस बन जाते हैं। तो जितने भी क्रिस्टल्स होते हैं वो इन 14 टाइप के ब्रेविस लेटिस को बिलोंग करते हैं। तो हमने देखा लेटिस, यूनिट सेल, सेल पैरामीटर्स, क्रिस्टल हैबिट्स और उनका क्लासिफिकेशन और उनमें पाए जाने वाले ब्रेविस लेटिस। एनसीईआरटी बुक में जो पूरा टेबल दिया है वो पूरा टेबल आपको याद करना चाहिए, प्लस इनके जो एग्जांपल्स दिए हैं कि NaCl किसको बिलोंग करता है, सल्फर क्रिस्टलाइज होती है तो वो किस लेटिस में क्रिस्टलाइज होती है, रोम्बिक सल्फर रोम्बोहेड्रल में जाएगी, मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स बनाती है। तो वो एग्जांपल्स एनसीईआरटी में जितने दिए हुए हैं वो प्रॉपर याद करने हैं, उनसे क्वेश्चंस जेईई मेन में आने के काफी चांस है। तो वो टेबल थॉरोली आज ही याद करिए। उनमें से कई सारों के तो आपको पता रहते हैं, जिनके नहीं पता है उनको हाईलाइट कर लीजिए और उनको बार बार याद कीजिए। आपको पता है कि NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है और वो क्यूबिक क्रिस्टल हैबिट का होगा, क्योंकि उसमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनती है, इसलिए उसको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, वो तो याद ही है। लेकिन ऐसे क्रिस्टल्स जो पता नहीं है आपको, उनको देख लीजिए और हाईलाइट कर लीजिए। तो दो टेबल एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं, एक तो क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशन, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, कोवेलेंट क्रिस्टल्स के कौन कौन से एग्जांपल हैं, और एक ये टेबल जो दिया है। फिर नेक्स्ट वन इज पैकिंग फ्रैक्शन। The volume occupied by the spheres, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस को, एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस को अगर हम स्फीयर्स माने तो एक गिवन अगर एटम मॉलिक्यूल्स या आयंस को स्फीयर्स माने तो एक गिवन स्पेस में उन्हें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, कितना फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें तो परसेंटेज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड आ जाता। सिंपल क्यूबिक में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, सिंपल क्यूबिक में, या इसके पहले रैंक ऑफ द यूनिट सेल देख लेनी चाहिए थी। रैंक ऑफ द यूनिट सेल क्या होती है? द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस पर यूनिट सेल इज कॉल्ड रैंक ऑफ द यूनिट सेल। पर यूनिट सेल इफेक्टिवली कितने एटम मॉलिक्यूल या आयन है, ताकि उस यूनिट सेल का वेटेज मिल सके। सिंपल क्यूबिक की रैंक, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक ये 8 एटम मॉलिक्यूल या आयन से मिलकर दिखाई देती है, मगर कॉर्नर पे जो एटम मॉलिक्यूल या आयन होगा उसका कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल को बनाने के लिए 1/8 होगा, और ऐसे 1/8 8 है, तो 1/8 इंटू 8 इक्वल्स टू 1। सिंपल क्यूबिक की रैंक 1 होती है। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की रैंक 2 होती है, बिकॉज इसमें 8 1/8 एटम तो कॉर्नर पर है, एक एटम पूरा अंदर है जिसकी कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल को बनाने के लिए पूरा 1 है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रैंक 4 हो जाती है, 1/8 जो कॉर्नर पर है उनके कारण, जो फेस के सेंटर पर है, जो एटम फेस के सेंटर पर है वो 2 यूनिट सेल में शेयर रहते हैं। तो रैंक कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम इस डायग्राम से देख सकते हैं कि कॉर्नर पे वाले जो एटम रहते हैं लेटिस में, उनका कंट्रीब्यूशन 8 यूनिट सेल में रहता है।
ये कॉर्नर पर एक एटम है, ये 4 यूनिट सेल्स में शेयर्ड है। अभी 4 ऐसी उठा के और ऊपर से रख देते तो कुल ये 8 में पैक हो जाता। ये 8 से ज्यादा में पैक नहीं हो सकता, मैक्सिमम 8 में पैक होता है। तो कॉर्नर पे जो एटम रहता है उसकी रैंक, उसकी कंट्रीब्यूशन 1/8 रहता है। जो बॉडी के सेंटर पे रहता है वो एक ही यूनिट सेल में शेयर रहता है। यहाँ अगर एक एटम होता तो वो इधर वाली या उधर वाली यूनिट सेल में शेयर ही नहीं होता। जो फेस के सेंटर पे होता है, इन दोनों को सेपरेट करने वाली जो फेस है उसके सेंटर पे तो एक एटम यहाँ और यहाँ हाफ शेयर हो रहा है, तो फेस सेंटर पे कंट्रीब्यूशन हाफ रहता है। तो रैंक किसी यूनिट सेल का वेटेज बताती है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसी नहीं दिखाई देगी, बल्कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर सिर्फ यूनिट सेल के बेसिस पर है तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इस प्रकार की दिखाई देगी, जिसमें कॉर्नर वाले एटम का केवल 1/8 पार्ट उस यूनिट सेल में रहेगा। तो इसका वेटेज एक एटम का होगा, ना कि 8 का। पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, तो पैकिंग फ्रैक्शन को हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर, मतलब Z इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अगर क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है तो उसका टोटल वॉल्यूम ए क्यूब होगा, और रैंक ऑफ द यूनिट सेल इंटू एक स्फीयर का वॉल्यूम। तो सिंपल क्यूबिक के लिए पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। लेकिन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ए इक्वल होता है 2r, बिकॉज एज पर एटम टच करते हैं, तो एज की जो लेंथ होगी दैट विल बी 2r। यहाँ पर ये एटम टच कर रहा है तो एज लेंथ 2r होगी। तो ए क्यूब इक्वल्स टू 8r क्यूब रखकर यहाँ r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता, फ्रैक्शन 0.52 आ जाता। तो सिंपल क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का पैकिंग फ्रैक्शन 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब होगा। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी के सेंटर में जो एटम रहेगा वो एटम इन कॉर्नर वाले एटम्स को काफी दूर कर देगा, वो इनको आपस में टच नहीं होने देगा। तो एज लेंथ ए पर ये 2r डिस्टेंस नहीं आएगी। बॉडी डायगोनल पे सब एटम टच करेंगे, तो √3a इक्वल्स टू 4r, रिलेशन से ए क्यूब को हटाएंगे तब पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 आ जाएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पैकिंग फ्रैक्शन 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब आएगा। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आपस में टच करते हुए एटम्स आपको बॉडी सेंटर पे नहीं मिलेंगे, कॉर्नर पे भी नहीं मिलेंगे। हर फेस के सेंटर पे जो एटम है वो कॉर्नर वालों को टच करता है, तो आपको फेस की जो डायगोनल रहती है वहां पे टच करते हुए एटम मिलते हैं, दैट इज √2a। फेस डायगोनल पर टच करते हुए एटम मिलेंगे, तो √2a इक्वल्स टू 4r में पैकिंग फ्रैक्शन रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन 0.4 होगा। तो सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट पैकिंग आपको मिलती है स्फीयर से, अगर वो एफसीसी में पैक होते हैं। 74% ऑफ द स्पेस कैन बी ऑक्यूपाइड, 74% स्पेस ऑक्यूपाई हो जाता है उनसे। तो यहाँ पर Z रैंक ऑफ द यूनिट सेल है। डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल Z इंटू M अपॉन
ए क्यूब इंटू एन नॉट। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल होगी मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हो जाती है मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर क्यूबिक बेस्ड यूनिट सेल है तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब हो जाएगा, नहीं तो ए इंटू बी इंटू सी हो जाता। मास ऑफ द यूनिट सेल, एक एटम का मास m अपॉन एन नॉट होता है, m मॉलिक्यूलर मास है तो m अपॉन एन नॉट एक एटम या एक मॉलिक्यूल का मास है मल्टीप्लाई यूनिट सेल में टोटल एटम्स या मॉलिक्यूल। तो दिस इज द टर्म फॉर द मास ऑफ द यूनिट सेल, दिस इज फॉर द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी जो रहेगी वही उसकी यूनिट सेल की डेंसिटी भी रहेगी। क्रिस्टल की डेंसिटी और यूनिट सेल की डेंसिटी सेम रहेगी, तो क्रिस्टल की डेंसिटी निकाल ली जाएगी। लेकिन एक क्रिस्टल आड़ा टेढ़ा क्रिस्टल है, हमें इसका मास पता लग गया, इसका वॉल्यूम कैसे पता करें? ये इरेगुलर शेप का है तो इसको लिक्विड वाटर में डुबा देते हैं और जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये डिस्प्लेस करता है वो वाटर का वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं, तो क्रिस्टल का वॉल्यूम पता लग जाता है। इस तरह से डेंसिटी निकाल लेते हैं, इसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी कहते हैं। तो पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी जो रहती है वो वॉल्यूम, किसी लिक्विड का वॉल्यूम डिस्प्लेस करा के क्रिस्टल का वॉल्यूम पता किया गया रहता है, इसको पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, आपने एक सब्सटेंस की पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी निकाली, सपोज y d1। आपने इसी क्रिस्टल पे एक्सरे डाली और एक्सरे डाल के इसका ए पता कर लिया, इसका z पता कर लिया, बाकी सब चीजें पता कर ली, तो ये डेंसिटी जो एक्सरे डालकर आएगी दैट इज कॉल्ड एक्सरे डेंसिटी d2। वैसे तो पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी और एक्सरे डेंसिटी सेम आनी चाहिए, लेकिन सपोज पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी कम आती है, d1 is less than d2 where d2 is the x-ray density and d1 is the piconometric density। तो इससे क्या इन्फरेंस निकलता है बताइए? एक क्रिस्टल की पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी उसकी एक्सरे डेंसिटी से कम आई है, इससे हम उस क्रिस्टल के बारे में क्या इन्फरेंस निकाल सकते हैं? अतिशय सर उसमें बीच में वॉइड्स है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस हो सकते हैं। और बेहतर ढंग से यूं बोलते हैं कि इसके अंदर कोई ऐसा क्रिस्टल डिफेक्ट है जो डेंसिटी कम करता है, जैसे फ्रैंक शॉर्टकी डिफेक्ट। इसके अंदर शॉर्टकी डिफेक्ट प्रेजेंट है क्योंकि वो डिफेक्ट डेंसिटी को कम करता है, और इन दोनों डेंसिटीज का डिफरेंस d2 माइनस d1 इज द मास विच इज एब्सेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये वो मास दे देगा। सपोज ये NaCl का क्रिस्टल था और उसकी इन दोनों डेंसिटीज में फर्क था, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लिया तो वो आ गया द मास ऑफ NaCl पर यूनिट वॉल्यूम विच इज एब्सेंट ड्यू टू दोस डिफेक्ट। तो दैट मास ऑफ NaCl अपॉन 58.5 ये आ जाएगा क्या? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaCl एब्सेंट पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो ये क्या होगा? द नंबर ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट्स per unit volume, the number of Schottky defects per unit volume।
ये क्वेश्चन जेईई मेन में आ चुका है। NaCl क्रिस्टल की पिक्नोमेट्रिक डेंसिटी दी थी और उसकी एक्सरे डेंसिटी दे दी थी, और नंबर ऑफ शॉर्टकी पेयर्स पर यूनिट वॉल्यूम पूछे थे कि नंबर ऑफ शॉर्टकी पेयर्स कितने हैं। ठीक है, तो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल। नेक्स्ट वन इज क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग मेथड से हम ये समझ पाते हैं कि किसी क्रिस्टल के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स की पैकिंग का पैटर्न कैसा रहता है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन एक ही तरीका होता है, एटम्स ऐसे रखे हों। क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन दो तरह की हो सकती है, या तो एटम इस प्रकार से रखे हों, एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर द स्फेरिकल बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो या तो ऐसे अरेंज हो और या फिर ऐसे अरेंज हो। ये टू डायमेंशन दो प्रकार की क्लोज पैकिंग है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन, क्योंकि एक एटम को टच करते हुए चार एटम होंगे। ये स्क्वायर क्लोज पे, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ टू डायमेंशन है, क्योंकि एक एटम को टच करते हुए 6 एटम होंगे। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। ये ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का, तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, उससे निकालेंगे, क्योंकि ये 2D की पैकिंग है, इसमें 3D में नहीं जाएंगे पैकिंग फ्रैक्शन निकालने में। तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि इस हेक्सागोन का एरिया कितना है और इस हेक्सागोन में कितने स्फीयर आ रहे हैं, उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लेंगे। इफेक्टिवली टोटल एरिया निकालने के लिए क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। जब 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग होती है तो 2 डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैकिंग जब 3 डायमेंशन में रिपीट होती है। 2 डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैकिंग थी, ये 3 डायमेंशन में रिपीट हो रही है एक ऐसी, फिर इसके ऊपर स्फीयर रख दिया तो ऐसा आ गया। तो इसके कारण सिंपल क्यूबिक लैटिस बनता है, जिसकी यूनिट सेल ये रहेगी। 4 एटम पीछे हैं, 4 एटम सामने हैं। ये इस प्रकार की सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगी। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस इस प्रकार से बनता है, और यहां पर ये क्यूबिक वॉइड्स जनरेट होती है। यहां पर ये अंदर क्यूबिक वॉइड्स रहती हैं, तो यहां पर आपके पास क्यूबिक वॉइड रहेगी। इसी प्रकार से अगर 2 डायमेंशन की स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में इस प्रकार से रिपीट होती कि पीछे की लेयर ए है, इस ए लेयर के ऊपर की लेयर बी आती और वो पहली वाले एटम्स के ऊपर लाई करती। तो इंडिविजुअली दोनों लेयर्स को अलग कर दें तो एक जैसी हैं, पर एक दूसरे पे रख दें तो पोजीशन वाइज ये अलग पोजीशन पर है और ये अलग पोजीशन पर है। तो ये ए लेयर, ये बी लेयर है, और ए बी ए बी ए बी ए बी पैटर्न रिपीट हो जाता। तो इसके बाद फिर वापस ए लेयर आनी थी, थर्ड लेयर ऊपर, वो यहाँ आएगी। और इस प्रकार से पीछे की लेयर के 4 एटम के ऊपर की लेयर का एक एटम के ऊपर ए लेयर का एटम, ये आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना के ये आपको बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बना कर देते। और इनमें जो वॉइड पाई जाती वो यहां रहती, इसके ऊपर एक एटम यहां भी रहता। तो ये जो वॉइड रहती, ये वॉइड इन 4 एटम के नीचे, ये एटम इस जगह पर ये वॉइड रहती। तो ये वॉइड जो रहती है वो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड टाइप की रहती है,
पूरा ऑक्टाहेड्रा प्रॉपर नहीं बनता है, क्योंकि ये चारों एटम एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ओपन ऑक्टाहेड्रल टाइप की वॉइड बनती जो हर फेस के सेंटर पे रहेगी यहाँ। तो एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, जो थोड़ी फैली हुई ऑक्टाहेड्रल रहती है, इलोंगेटेड रहती है, क्योंकि ये डिस्टेंस ए रहेगा, ये डिस्टेंस ए रहेगा, मगर ये वाला डिस्टेंस अलग रहेगा। ये ऑक्टाहेड्रा का ये लेंथ टच करेंगे दोनों एटम, मगर ये टच नहीं करेंगे। प्रॉपर ऑक्टाहेड्रा जो हम बनाते हैं उसमें ये चारों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। जो एक नॉर्मल ऑक्टाहेड्रा बनता है, ये चारों एटम एक दूसरे को टच करते हैं। ये ऊपर वाला इन चारों को टच करता है, नीचे वाला भी चारों को टच करता है। मतलब ये एक ऐसा ऑक्टाहेड्रा होगा जो अपने चारों कॉर्नर पे थोड़ा फैल गया होगा, ऐसा ऑक्टाहेड्रा बनेगा यहाँ। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हर फेस के सेंटर पर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है। लेकिन अगर पैकिंग होती 2 डायमेंशन की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन की हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अगर 3 डायमेंशन में रिपीट होती, तो ये ए लेयर है, उसके ऊपर यहाँ बी लेयर आती, ये ए लेयर के ऊपर बी लेयर आती, ये ए लेयर के ऊपर बी लेयर आती, और फिर वापस से ए लेयर आती। तो ए लेयर के ऊपर बी लेयर के ऊपर ए लेयर, तो ए बी ए बी ए बी पैकिंग पैटर्न रिपीट करती। इस तरह की पैकिंग पैटर्न रिपीट होने में इस पैकिंग के रिपीट होने में ये ए लेयर है, उसके ऊपर बी लेयर आती, ये ए लेयर के ऊपर बी लेयर है, और फिर वहां से उस पे ए लेयर आती। तो ए बी पैटर्न रिपीट होता। इस प्रकार का पैटर्न रिपीट होता। तो ये ए लेयर के अंदर बी लेयर ट्रैप्ड है, दो ए लेयर्स के बीच में। तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिएट करता। अगर हम सबसे पीछे की लेयर ए का ये एटम देखें, तो उसके आसपास उसी लेयर के 6 होंगे, उसके ऊपर बी लेयर के 3 एटम होंगे, फिर ए लेयर होगा, उसके आसपास 6 होंगे। इस पूरे सिस्टम को ऐसा करेंगे तो हेक्सागोन दिखेगा। ये ए लेयर, उसके आसपास के ए लेयर के आसपास के 6 एटम, उसके ऊपर बी लेयर के 3 एटम, फिर उसके आसपास ए लेयर का वापस से। तो अगर इस सिस्टम को ऐसा करके देखते तो आपको एक हेक्सागोनल यूनिट सेल दिखती। तो दिस लैटिस बिलोंग्स टू हेक्सागोनल क्रिस्टल हैबिट। ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और ये सी लेयर, ए लेयर फिर से है। तो दिस इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन। कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी एटम का 12 आता है, इसका पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 रहता है। ठीक है। अगर
ए लेयर के ऊपर आपने बी लेयर लगाई, ए लेयर के ऊपर आपने बी लेयर लगा दी। अब बी लेयर के ऊपर वापस ए लेयर लगाने के बजाय आपने यहां एक एटम रखा होता तो यहां वापस ए लेयर के ऊपर बी लेयर लग गई, के ऊपर वापस ए लेयर आ जाती। लेकिन एक एटम यहां रख दिया, ये आपको एक नई पोजीशन क्रिएट करके देगा, एंड दिस पोजीशन इज अ सी लेयर। ये पोजीशन सी लेयर की है। तो आपको एबीसी 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 पैकिंग पैटर्न रिपीट मिलेगा। ए लेयर बी लेयर उसके ऊपर सी लेयर, और फिर वापस से यहां एक एटम रख दिया ए लेयर का और ए लेयर लगा दी, 4 लेयर लग गई। तो पैकिंग पैटर्न रिपीट हो रहा है, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर। दिस विल गिव cubic close packing of 3 dimension, also called face centered cubic lattice। ये आपको फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस क्रिएट करके देता है। इस फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में ये ए लेयर है, ऐसा आड़ा प्लेन, तो ये बी लेयर हो जाती है, ये फेस सेंटर। फिर ये सी लेयर हो जाती है, और फिर ये वापस से ए लेयर हो जाती है। तो ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, ऐसे जाते हैं। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक को अगर डायगोनल से देखेंगे तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी लेयर्स दिखती हैं, ये वाली। तो पैकिंग का जो पैटर्न है इसके बजाय ज्यादा जरूरी होता है वाइड्स का लोकेशन पहचानना। टेट्राहेड्रल वाइड जब 3 एटम्स के ऊपर की लेयर का एक एटम आ जाता है, जब वहां टेट्राहेड्रल वाइड बनती है। ऑक्टाहेड्रल वाइड जब 3 एटम के ऊपर की लेयर के 3 एटम आ जाते हैं, तब यहां ऑक्टाहेड्रल वाइड बनती है। जब पीछे के 4 एटम ऊपर के 4 एटम आ जाते हैं, तब यह क्यूबिक वाइड बनती है। 3 एटम अगर चिपक के रखे हैं बस 2 डायमेंशनल प्लेन में ही, तो यहां पर एक ट्रायगोनल वाइड बनेगी। तो एटम के बीच की जगह एक लीनियर वाइड कहलाती है। यह अलग अलग प्रकार की वाइड होती हैं जो पैकिंग के दौरान लैटिस में जेट होती हैं। टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशो, रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर 0.225 होता है। ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए 0.44 होता है। क्यूबिक वाइड के लिए रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर 0.732 होता है। ट्रायगोनल वाइड के लिए रेडियस रेशो 0.155 होता है, एंड रेडियस ऑफ वाइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर इज व्हाटएवर लेस देन 0.155। तो लीनियर वाइड बनती जाती है। लीनियर वाइड का साइज छोटा कितना भी हो सकता है, 0.155 रेशो से छोटा। वाइड्स का नंबर अगर पैकिंग हुई है तो ये दोनों वाइड एक साथ ही बनती हैं। स्फीयर्स की पैकिंग होती है तो ये दोनों वाइड एक साथ बनती हैं, जबकि ये अकेली बनती है, ये अकेली रह सकती हैं, मगर ये वाइड हमेशा साथ ही में बनती है। जब टेट्राहेड्रल वाइड बनेगी तो अपने आप ऑक्टाहेड्रल बगल में बन ही जाएगी। तो ये दोनों वाइड साथ में बनती हैं। इनका नंबर 2n होता है, इसका नंबर n होता है। किसमें? नंबर ऑफ
voids associated with one sphere, ये वाली void होती है 8, ये वाली void 6। जब पैकिंग होती तो एक एटम के आसपास 8 टेट्राहेड्रल void होती है और 6 ऑक्टाहेड्रल void होती है उसके आसपास। तो इन voids की लोकेशन लेटिस में कहां पर है या यूनिट सेल में कहां पर है वो मैटर करता है। अधिकतर लेटिस जो आपके कोर्स में है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के हैं। तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम बनाते हैं तो एक बड़े क्यूब को पहले 3 पार्टीशन डाल के उनके सेंटर्स को मिलाकर 8 मिनी क्यूब में बांट दिया। तो इन स्फीयर से मिलकर बना हुआ ये एक क्यूब बन गया। फिर हर फेस के सेंटर पर एक एक एटम और रख दिया। तो अब ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बन गई। इसका सेंटर और इसके सारे एज सेंटर्स ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन है। सेंटर्स एंड द एज सेंटर्स आर द लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये सब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का सेंटर और सारे एज सेंटर्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन होते हैं। ये जो 8 मिनी क्यूब बन गए हैं, इन 8 मिनी क्यूब्स के सेंटर पर एक एक टेट्राहेड्रल वॉइड रहती है। तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड अंदर रहेगी। दिस इज द लोकेशन ऑफ वॉइड्स। इन दिस यूनिट सेल। तो rock salt structure, when one of the ion forms FCC, another ion occupy all the octahedral voids of the lattice, तो वो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है। तो सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर क्या होगा? ये सोडियम रहेंगे या ये क्लोराइड रहेंगे, कॉर्नर वाले और ये फेस सेंटर वाले। तो क्लोराइड ने एफसीसी बनाया, यहाँ पर ये सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। तो यहाँ पर हम सोडियम रखेंगे, सेंटर पे रखेंगे, मगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे नहीं रखेंगे सोडियम, क्योंकि सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में सोडियम जाएगा तो वो रॉड स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा। लेकिन जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जब एक आयन एफसीसी बनाता है और दूसरा आयन उसकी हाफ ऑफ द अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाता है, वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है। तो यहां पर हम सल्फाइड आयंस, जैसे जिंक सल्फाइड जिंक ब्लेंड रहता है, तो सल्फाइड आयन से एफसीसी लेटिस बनेगा और उनके अल्टरनेट मिनी क्यूब्स में 8 मिनी क्यूब, 4 में ही एक के बाद एक जिंक रखते जाएंगे। यहां पर नहीं रखेंगे जिंक को, या ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, यहां जिंक नहीं रखाएगा उसमें, तो वो जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर होता है। लेकिन फ्लोराइड स्ट्रक्चर, जब कैटायन एफसीसी बनाता है और एन उसकी सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है। एग्जांपल इज कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम आयंस एफसीसी लेटिस बनाएंगे और इन सारे मिनी क्यूब्स के सेंटर में 8 क्यूब है, 8 मिनी क्यूब्स के सेंटर में फ्लोराइड रखेंगे, वो फ्लोराइड स्ट्रक्चर हो जाता है। एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर्स में आयन को बदल देने से स्ट्रक्चर नहीं बदलता है, वो एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन जिनमें आयंस को बदल देने से स्ट्रक्चर बदल जाता है,
उनका नया नाम रखना पड़ता, तो इसका अपोजिट स्ट्रक्चर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर है, जिसमें एनायन FCC बनाएगा और कैटायन सारी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जाएगा। एग्जाम्पल इज Na2O। सारे स्ट्रक्चर FCC बेस्ड स्ट्रक्चर है, जिनमें बेसिक लेटिस FCC बन रहा है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से होता है स्पाइनल स्ट्रक्चर। व्हेन द ऑक्साइड आयंस FCC divalent ion occupy 1/8 of the tetrahedral void and trivalent ion occupy half of the octahedral void. This is a spinal structure. Inverse spinal structure. Oxide ions forms FCC. Trivalent ion occupy 1/8 of the tetrahedral void. या 1/8 से टेट्राहेड्रल में डाइवेलेंट को जाना चाहिए था, यहाँ पर 1/8 से टेट्राहेड्रल में ट्राइवेलेंट आ गया है। तो फिर डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट दोनों मिलकर हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करते हैं। इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो ये सारे स्ट्रक्चर FCC बेस्ड स्ट्रक्चर है, जिनमें बेसिक लेटिस FCC बनता है। फिर कोरंडम स्ट्रक्चर, ये हेक्सागोनल यूनिट सेल बेस्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिक यूनिट सेल हेक्सागोनल रहेगी। ऑक्साइड आयन फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेटिस, और जिसमें ट्राइवेलेंट आयन 2/3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाते हैं। CSCl स्ट्रक्चर, cesium chloride structure. When one of the ion forms simple cubic lattice, another ion occupy all the body centered या cubic voids, क्योंकि इसमें cubic void पाई जाएंगी। एग्जाम्पल इज CSCl। फिर परवोस्काइट स्ट्रक्चर, जब एक आयन यूनिट सेल के कॉर्नर पे रहता है, एक यूनिट सेल के कॉर्नर पे रहता है, दूसरा फेस के सेंटर पे रहता है, और तीसरा सेंटर पे रहता है, तो AB3C टाइप का फॉर्मूला वाला स्ट्रक्चर जनरेट होगा। तो ये अलग अलग प्रकार के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जिनमें पैकिंग होती है पार्टिकल्स की। एक पार्टिकल पैकिंग करता है, दूसरा पार्टिकल वॉइड में चला जाता है। एक पार्टिकल पैकिंग देता है, दूसरा पार्टिकल वॉइड में जाता है। तो ये इस टाइप से क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को डिस्क्राइब किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी के सारा टेबल याद करके आइए, और क्रिस्टल डिफेक्ट्स वाला जो पार्ट है उसको भी पढ़ के आइए। तो नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। क्रिस्टल डिफेक्ट्स वाला पूरा पार्ट याद करके आना है, प्लस एनसीईआरटी का पूरा वो टेबल याद करके आना है।